तो आइए देखते हैं जो हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है ये हम जानेंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज अ कैटाबॉलिक पाथवे, जिसमें कि ग्लूकोज है वो एक बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज CO2। तो हमने ये देखा था कि दैट इज अ कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, क्योंकि इसमें किसका जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज 6CO2। ठीक है, तो आप देख रहे होगे। और इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो टोटल रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक पाथवे, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मतलब वो प्योर कैटाबॉलिक पाथवे नहीं है, वो एक एनाबॉलिक पाथवे भी है। इसको देखेंगे हम कैसे, क्योंकि दिस इज द वाई कि दोज रिएक्शन विच आर कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक, मतलब उसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रही है एनाबॉलिज्म भी हो रही है, वी कॉल इट एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फी मीन्स बोथ द साइड, बोथ द वे। तो इसमें वो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इट कैन बी, इट इज कैटाबॉलिक ऑब्वियसली, क्योंकि रेस्पिरेशन तो चलता ही रहता है, बट वो एनाबॉलिक में भी कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द बॉडी। इसमें जैसे नॉर्मली हमारा जो सबस्ट्रेट होता है, जो सबस्ट्रेट यानी कि जो मेन जो हमारा रिएक्शन, जो ये ग्लूकोज जो होती है दैट जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, ग्लूकोज जिसको हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, ग्लूकोज, वो जो सिंपलर फॉर्म है, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो ग्लूकोज है। मतलब हमारी बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और जब जब वो रेस्पिरेशन के लिए जा रहा होता है तो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज उसको CO2 में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6, इसको 6CO2 में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने भी पढ़ा है कि जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स भी होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं। तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वही रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज ग्लूकोज। Glucose is the favored substrate to respiration. So all carbohydrates are the first converted into glucose for respiration. Other substrates are also respired. Other substrates are also respired, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या आता है, फैट एंड प्रोटीन, वो भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो ग्लूकोज है वो जो सबसे सिंपलेस्ट है वो मेनली इन्वॉल्व होता है। फैट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। नॉर्मली ये आपको पता होना चाहिए कि फैट्स का जब भी ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में भी, जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। फैट्स जो होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। तो इसमें जो फैट और प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे इन्वॉल्व होते हैं। वो ग्लूकोज की तरह से नहीं चलते हैं। ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलिसिस कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस में वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इस तरह से जो है वो नहीं चलता है। वो बल्कि ये प्रोटीन जो होता है वो सिंपल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसके बाद जो हमारा प्रोटीन होता है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये पायरुवेट या एसिटाइल, मतलब ये अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म है, ऑब्वियसली ये अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होके ही एंटर करेंगे, और जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर अमाइनो एसिड जो होता है पायरुवेट या एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होके एंटर करता है। ठीक है, पायरुवेट या एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होके एंटर करता है। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे एंट्री कर सकता है। या तो ये लिंक रिएक्शन से इन्वॉल्व होता है हमारा, जो जो प्रोटीन होता है ये
ये मोस्ट प्रोबेबली ये लिंक रिएक्शन से होके ही और फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, ठीक है। और जो हमारा फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये इसकी बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि फैट जो होता है जब ब्रेक डाउन होता है, जैसे हमने पॉलीसेकेराइड का देखा, तो वो ब्रेक डाउन होता है तो ऑब्वियसली जो मोनोसेकेराइड्स में टूटेगा। ऐसे ही जो हमारा प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में टूटेगा, जब फैट टूटेगा तो वो ब्रेक डाउन होगा तो उसका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। और ये जब डाइजेशन वगैरह में भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इस तरह के टर्म्स आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो भी फैट होती है जब उसको यूज होना होता है तो वो थोड़ी सिंपलर फॉर्म में टूट जाती है, दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब अमीनो एसिड जो होता है वो पायरुवेट या एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है और वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। ऐसे ही जब जब फैटी एसिड और जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटती है तो ग्लिसरॉल जो होता है मे बी वो ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप से एंटर करे, हो सकता है वो ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप से एंटर करे, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पीजीएएल, ठीक है। तो हो सकता है वो यहां से एंटर करे या फिर जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल को ए से एंटर करे। तो आप देख सकते हो एसिटाइल को ए जो हमारा अमीनो एसिड है एज वेल एज जो फैटी एसिड है, दोनों ही एसिड्स जो होते हैं वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अमीनो एसिड्स पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और जो ग्लिसरॉल है वो हमारा पीजीएएल में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोलिसिस से होता हुआ और फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। तो इस तरह से ये चीजें ये स्टेप्स आपको कि कहाँ कि कौन किस में कन्वर्ट होके और एक तरह से वो हमारी जो साइकिल्स में एंटर कर रहा है रेस्पिरेटरी साइकिल्स में, ये आपको पता होना चाहिए। फैट ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड are degraded to acetyl CoA and enters the pathway. Glycerol is converted to PGL and enters the pathway. Proteins are degraded by proteases. Proteases कुछ भी डिस्ट्रक्शन, कुछ भी ब्रेक डाउन किसी चीज का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो एंड में एजेस लगाया जाता है। और किस चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है? प्रोटीन का। ये जो जो इसका प्रीफिक्स है वो खुद ही बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। प्रोटीएस कहीं भी, ये एक्चुअली कॉमन टर्म है हमारे, जब एंजाइम्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन को तोड़ने का काम प्रोटीएजेस, ठीक है। मतलब प्रोटीन को डिग्रेड कर रहे हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो एंड में एजेस सफिक्स लग जाता है, एजेस, ठीक है। इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, ईच अमाइनो एसिड enter the pathway at some stage in the Krebs cycle or as pyruvate or acetyl CoA। तो फिर से आप देखो जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है और जो फैट होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। अब जो फैटी एसिड है और जो अमीनो एसिड है ये दोनों ही एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं और इस तरह से ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। जो ग्लिसरॉल है वो वो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होके ग्लाइकोलिसिस से होता हुआ, लिंक रिएक्शन से होता हुआ क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। और जो अमीनो एसिड है वो पायरुवेट में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से आपको एम्फिबोलिक पाथवे में ये पता होने चाहिए कि ये जो सबस्ट्रेट होते हैं प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट वो किस लेवल से इन्वॉल्व होते हैं। हमने जो ग्लूकोज का ऑलरेडी पढ़ रखा है और हमने प्रोटीन और फैट को भी देखा किस तरह से ये एंटर करते हैं। दूसरी चीज, हम इसको एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोलते हैं? अभी तो हमने सिंपल इसका कैटाबोलिक पाथवे देखा कि किस तरह से अमीनो एसिड एंटर करता है। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट को ही लेके चलते हैं जो जो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल ये चीजें चलती रहती है। फैट्स और प्रोटीन ऑब्वियसली लेस नंबर में इन्वॉल्व होते हैं बट मेनली हमारा कार्बोहाइड्रेट ही रहता है जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। सबसे फेवर्ड यही है, ये थोड़ा बॉडी को ये हमारे इजी भी लगता है। बट जब कभी फास्टिंग या ऐसी कोई कंडीशंस आ जाती हैं तो उसमें फैट और प्रोटीन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फास्टिंग, डाइटिंग, ये सारी कंडीशंस में। अब ये जो है हमारा,
एक कैटाबॉलिक पाथवे है। हम इसको एनाबॉलिक, हम ये कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों दोनों साइड से रिएक्शंस चल रहे हैं, मतलब ये है कि जो हमारा एसिटाइल कोए है या हमारा पायरुविक एसिड है या हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये हमारा उल्टा भी चल सकता है, ये हमारा उल्टा भी चल सकता है अगर अगर हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी हो रही है। लाइक पायरुविक एसिड से अमीनो एसिड भी फॉर्म हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, एज वेल एज एसिटाइल कोए से अमीनो एसिड एज वेल एज फैटी एसिड भी फॉर्म हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो गई है। तो एक तरह से ये रिएक्शंस जो हैं, जैसे फैटी एसिड से एसिटाइल कोए है या ये रिएक्शन बाई वे चलते हैं। लाइक फैटी एसिड से अगर एसिटाइल कोए बन रहा है तो एसिटाइल कोए से फैटी एसिड्स भी बनेंगे। लाइक अमीनो एसिड से एसिटाइल कोए बन रहा है तो एसिटाइल कोए से अमीनो एसिड भी बनेगा। तो ये बाई वे ये रिएक्शन चलता है, ये वन वे नहीं होता है, ये बाई वे चलते हैं। दोनों एक दूसरे डिपेंड्स कि कैसी रिक्वायरमेंट है। अगर बॉडी को हमारे एनर्जी चाहिए और हमारे पास अमीनो एसिड और हमारे पास प्रोटीन और फैट है, तो ऑब्वियसली ये कैटाबॉलिक पाथवे की तरह ये कैटाबॉलिक जो है पाथवे फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की, फैट्स की, क्योंकि एक बैलेंस्ड बॉडी भी देखती है कि चीजें हमारी बॉडी में बैलेंस्ड रहे, लगातार हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, फैट की होती है इंसुलेशन वगैरह के लिए। तो वो जो है ये प्रोसेस जो है अपोजिट साइड में चलने लगता है, एनाबॉलिक, ये एनाबॉलिक हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। The respiratory pathway is generally considered as catabolic, but it involves both anabolism, that is synthesis, and catabolism, that is breakdown. So it is better to called as amphibolic pathway. So it is better to called this amphibolic pathway. Fatty acids break down to acetyl-CoA before entering the respiratory pathway. But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl-CoA is withdrawn from the respiratory pathway. आप देखो इसमें ये बोल रहे हैं कि फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोए बना रहा है, बट जब बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है फैटी एसिड, तो एसिटाइल कोए जो है वो जो है रेस्पिरेटरी पाथवे फॉलो ना करके वो बाहर आ जाता है और फैटी एसिड बनाता है। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, ऐसे ही रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो रेस्पिरेटरी कोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि रेस्पिरेटरी कोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो क्या है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ये क्लियर होना चाहिए, ऊपर CO2 है और नीचे O2 है। ऑब्वियसली CO2 इवॉल्व हो रहा है और O2 जो है ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। CO2 that is carbon dioxide is evolved and oxygen is consumed. तो ये अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए दिस नंबर इज 1, दिस रेशियो इज 1। तो ये आपको ये बेसिक चीजें हैं, ये नीड में पूछ दी जाती हैं, आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, आप ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं जो आप एक दो जगह और पढ़ोगे, बट ये पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि RQ is the ratio of the volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration. RQ depends upon the type of respiratory substrate. For example, RQ for carbohydrate is 1. ठीक है, मतलब जितना CO2 आपका कंज्यूम हुआ है उतना ही वॉल्यूम जो है O2, सॉरी, जितना CO2 इवॉल्व हुआ है उतना वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज बोथ आर सेम बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आर इवॉल्व एंड कंज्यूम्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 1। RQ फॉर फैट अगर देखें तो इट इज लेस देन 1
एंड फॉर प्रोटीन इट इज 0.9। फैट और प्रोटीन के लिए दैट इज लेस देन 1, दैट इज लेस देन 1। और प्रोटीन का आपको पता होना चाहिए दैट इज 0.9। यानी कि ये बता रहा है कि ऑक्सीजन जो है हमारी ये ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम हो रही है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में था इक्वल अमाउंट कंज्यूम हो रहे थे, बट फैट और प्रोटीन में ऐसा नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि फैट में भी हमने जो कैलकुलेशन किया गया वो ट्रिपालमिटीन का किया गया, जिसमें 102 CO2 जो है इवॉल्व हो रही है और 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रहा है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CO2 जो कि इवॉल्व हो रही है। ठीक है, कंजम्पशन ज्यादा है। मतलब ये एक्चुअली फैट और प्रोटीन उतने फेवरेबल स्टेप नहीं होते हैं। आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का कंजम्पशन काफी ज्यादा है और जो है लेस क्वांटिटी में जो CO2 है, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है वो इवॉल्व हो रहा है। इससे आपको पता चला होगा फैट को बर्न करने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तभी ऑब्वियसली जो एक्सरसाइज जो बहुत ही विगरस एक्सरसाइज के बाद फैट बर्न होती है, अदरवाइज ग्लूकोज वगैरह तो कंज्यूम कर ली जाती है, बट जो फैट डिपॉजिट हो गई है उसको लूज करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो दैट इज RQ इज रेस्पिरेटरी कोशेंट और रेस्पिरेटरी रेशियो इज 0.7। 0.7 for fat. As we know, it is less than 1. Normally, RQ is less than 1 for fat, and we can see that for tripalmitin, it is 0.7. अगर RQ for protein देखें तो it is 0.9. Here also it is same, but 0.9 मतलब obviously ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बट फैट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बेटर है। प्रोटीन इज बेटर। सबसे जो फेवर्ड है वो हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज ही जो है वो एनर्जी एज एनर्जी सोर्स जो है वो यूज होता है। फिर उसके बाद हमारा प्रोटीन आता है। फिर जो बाद में सबसे लास्ट में आता है दैट इज फैट। ठीक है, फैट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा एनर्जी टेकिंग है। बहुत विगरस या हैवी एक्सरसाइजेज एंड ऑल के बाद वो जो है फैट जो है वो बर्न होती है। फैट का बर्न होने का मतलब ऑब्वियसली वो रेस्पिरेटरी पाथवे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रही है, जिसको हम बर्निंग कहते हैं, फैट बर्न हो रही है। तो ग्लूकोज भी कंज्यूम हो जाती है, उसके बाद जो है प्रोटीन भी कंज्यूम हो जाता है, फिर हमारी जो है फैट आती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस आर ऑफन मोर देन वन। अगर हम देखेंगे तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एक तो रहेंगे नहीं। नॉर्मली हमने सबसे पहले तो ग्लूकोज का पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है रेस्पिरेटरी पाथवे फॉलो करता है, बट ग्लूकोज के साथ साथ हमारा प्रोटीन प्रोटीन भी है और फैट भी है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि ग्लूकोज के साथ साथ हमारा प्रोटीन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, या फिर या प्रोटीन के साथ साथ हो सकता है फैट भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से कोई एक सबस्ट्रेट नहीं होता है। कभी ये होता है कि ग्लूकोज के साथ साथ ग्लूकोज तो फेवर्ड है ही, लेकिन कभी कभी अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी तो हो सकता है ग्लूकोज के साथ प्रोटीन भी इन्वॉल्व हो गया है या प्रोटीन के साथ फैट भी इन्वॉल्व हो गया है। तो इस तरह से कोई सिंगल सबस्ट्रेट नहीं इन्वॉल्व होता है ताकि हम अकेले उसको जज कर सकें कि इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट लेस देन 1 है। तो हमेशा मोर देन 1 सबस्ट्रेट उसमें रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है जज करना कि जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो कितना है। ये लाइन यही बता रही है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस आर ऑफन मोर देन 1। ठीक है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस मोर देन 1 रहते हैं। ग्लूकोज के साथ प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन के साथ फैट भी हो सकता है, फैट के साथ जो है हो सकता है ग्लूकोज भी आ जाए। तो इस तरह से जो है मोर देन 1 होते हैं। प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। प्योर प्रोटीन या फैट
नहीं इन्वॉल्व होते हैं, एक या दो उसमें रहते ही रहते हैं, मे बी हो सकता है थोड़ा ग्लूकोज भी आ गया हो, बट प्योर प्रोटीन और प्योर फैट ये मुश्किल होता है ये कि प्योर प्रोटीन ही प्रोटीन जो है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, या फैट ही फैट इन्वॉल्व है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में चलते हैं। सो नाउ वी आर एंडिंग आवर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये बहुत ही ये जो मैंने आज लिया ये रिमेनिंग छोटा सा टॉपिक था जिसको आप एक बार पढ़ लेना, और आई थिंक ये तो इजी था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं कल आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर अप करूंगी, आप एक बार उसकी रीडिंग लगा लेना, जिससे जब मैं आपको सेंड करूं तो आपको थोड़ा सा जब आप मेरी वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप उसको पढ़ लेना, जिससे आपको थोड़ा इजी रहे अंडरस्टैंडिंग में।